साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। आज हम चर्चा करेंगे, क्या नरेंद्र मोदी की 10 महीने की सरकार गिर जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार निकट भविष्य का मतलब 4 अप्रैल से है और आज 31 मार्च है, यानी इन्हीं 4-5 दिनों में क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? जी हाँ, एनडीए, इंडिया और पूरे विपक्ष में और बुद्धिजीवी वर्ग में पत्रकारों के बीच एक चर्चा चल रही है, बहस छिड़ी हुई है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वक्फ बिल को कानून का दर्जा देने के लिए 4 अप्रैल तक लोकसभा राज्यसभा में पेश कर देंगे। 3 दिन पहले अमित शाह ने अल्टीमेटम दिया कि हर हालत में इसी बजट सत्र में वक्फ बिल को पेश कर दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष और एनडीए गठबंधन में खलबली मची है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। साथियों, मैं नहीं कह रहा हूं कि गिर जाएगी और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि सरकार बनी रहेगी। गठबंधन सरकार का हश्र कई बार ऐसा देखने में आया है आजादी की बात कि वह कब गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है और कई बार 5 साल तक चल भी जाती है। लेकिन राजनीति में चमत्कार पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। तो कभी भी चमत्कारिक रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है, क्योंकि गृह मंत्री आमादा हैं वक्फ बिल को कानूनी दर्जा देने के लिए, संसद से पास कराने के लिए। लेकिन एनडीए के गठबंधन दल, चाहे वह नीतीश हो, चाहे वह नायडू हो, चाहे वह चिराग पासवान हो, चाहे वह जयंत चौधरी हो, कोई भी नहीं चाहता कि वक्फ बिल संसद से पास होकर के कानून का आकार ले ले और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जा कर ले। चंद्रबाबू नायडू ने बड़े सधे हुए अंदाज में लिखा है, कहा है कि हमारी सरकार हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए काम करती रहेगी, कभी भी नहीं झुकेगी। हम अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति समर्पित हैं। इसी तरह से नीतीश कुमार, जो कि अभी 1 दिन पहले अमित शाह के साथ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे और अमित शाह के पास फिर से वही राग अलाप रहे थे कि हम 2 बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा चुके हैं लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। और जब जब अमित शाह या नरेंद्र मोदी मिलते हैं, यही कस्में वह खाते हैं। और आपको पता ही है कि नीतीश कुमार जो कुछ कहते हैं उसके उलट सोचते हैं और उसके उलट करते भी हैं। आजकल नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। उधर 2 दिन पहले
अमित शाह के साथ गुफ्तगू करते हैं और इस तरह का बयान देते हैं कि हम साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। 2 बार गुमराह होकर के चले गए थे, अब तीसरी बार नहीं जाएंगे। और जैसे ही अमित शाह बिहार छोड़ते हैं, बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर गुटुरगू करने लगते हैं। तो नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है और जितनी बार पलटी मार चुके हैं, जितनी बार पलटी मारेंगे, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक चौंकाने वाला बयान आम आदमी पार्टी के मुखर सांसद राज्यसभा के संजय सिंह ने घोषणा किया है, या यूं कहें कि लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नीतीश, नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान ने अल्टीमेटम दे दिया है नरेंद्र मोदी और शाह को कि अगर वक्फ बिल लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदन में पेश किया जाएगा तो हम समर्थन नहीं करेंगे, और अगर ये तीनों चारों दल समर्थन नहीं करेंगे तो वक्फ बिल तो फेल हो ही जाएगा। मोदी सरकार के गिरने का भी खतरा मौजूद हो जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक हो जाएगी खुद नरेंद्र मोदी की सरकार। आज जो बहुमत से सत्ता में है, उसका बहुमत गिर जाएगा अगर नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत चौधरी समर्थन वापस ले लेंगे। याद कीजिए, 293 टोटल एनडीए के सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसमें 240 भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाकी गठबंधन दल के हैं। नायडू के 16 सांसद हैं, नीतीश के 12, चिराग के 5 और जयंत चौधरी के 2, कुल 35 सांसद हुए। और 293 में से अगर 35 घटा दीजिए तो फिर उसी 240 पर आ जाएंगे। यानी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बूते 240 सांसदों के बूते सरकार नहीं चल सकती है। तो क्या खेला होने वाला है अगले 4 दिनों में? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जाने वाली है? क्योंकि मुस्लिम संपत्तियों को हड़पने के लिए आरएसएस के इशारे पर वक्फ बिल संशोधन कानून का बिल लाया गया। मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को तो हड़प रहे ही हैं, इनके मस्जिदों के नीचे शिव मंदिर और शिव मूर्तियों की तलाश तो कर ही रहे हैं। अब बाकी जो संपत्तियां हैं मुसलमानों की, उस पर भी कुदृष्टि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की हो गई है, पड़ गई है, और चाहते हैं कि इन्हें हड़प लिया जाए और मुसलमानों की संपत्ति रहने ही न पाए। चाहे वो मदरसे हो, चाहे वह ईदगाह हो, चाहे वो कब्रगाह हो, चाहे वो मस्जिद हो, कहीं पर भी इनकी प्रॉपर्टी के रूप में चल अचल संपत्ति पर कब्जा हिंदुओं का हो जाए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बोधगया में इन्होंने बीटीएमसी पर कब्जा कर रखा है, और उसके लिए बौद्ध भी पिछले 12 फरवरी से संघर्षरत हैं। धरना प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन, भाषण सब कुछ हो रहा है पिछले 1.5 महीने से। यानी अल्पसंख्यकों, उसमें चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सबकी प्रॉपर्टी पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस की नज़र पड़ी हुई है, और उन सभी अल्पसंख्यकों की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। वह चाहे सांस्कृतिक प्रॉपर्टी यानी पूरा अवशेष हो, पुराने धार्मिक स्थल हो, या फिर चल अचल संपत्ति
जो बीटीएमसी के पास है, जो वक्फ बोर्ड के पास है, उसे हड़पने के लिए अगर वक्फ बोर्ड में हिंदुओं का प्रवेश कराने के लिए संशोधन लाया जा रहा है और 54 किस्म के संशोधन वक्फ बोर्ड पर किए जा रहे हैं ताकि मुसलमान नाम मात्र के रह जाएं और मुस्लिमों की प्रॉपर्टी उनके वक्फ बोर्ड पर हिंदुओं की ताकत बढ़ जाए और सारी प्रॉपर्टी आरएसएस के नाम कर दी जाए। याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करती, समाजवाद में विश्वास नहीं करती है, दलितों का पिछड़ों का उत्थान हो उसमें विश्वास नहीं करती है, पिछड़ों के हक अधिकार देने उनकी जनगणना कराने में विश्वास नहीं करती है और तो और संविधान में विश्वास नहीं करती है और संविधान को खत्म करने, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने और उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है आरएसएस का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपने सुना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। जो सरकार इनकी चल रही थी वह भी बैसाखियों पर आ गई और आने के बावजूद अगर मुस्लिमों की प्रॉपर्टी पर अपना हक अधिकार जताने के लिए उनके कानून में, उनके वक्फ बोर्ड में संशोधन करके उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो क्या इसे नीतीश, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू क्या इसे नहीं समझ पा रहे हैं? और जब समझ पा रहे हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास कराने के लिए लोकसभा में आएगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। और जब पक्ष में खड़े नहीं होंगे तो निश्चित रूप से कम 35 वोट कम पड़ेंगे और अगर 35 वोट कम पड़ते हैं और इंडिया गठबंधन के सभी सांसद रहते हैं, अगर एक दो नहीं रहते हैं, तब भी वक्फ बोर्ड बिल गिर जाएगा और मुसीबत में आ जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सातिर पार्टी है और उसी सातिराना अंदाज से उसने वक्फ बोर्ड बिल को लाने का काम किया। अगर बिल को पास करा लिए तो मुस्लिमों की सारी प्रॉपर्टी आरएसएस के नाम हो जाएगी और अगर नहीं पास करा पाए तो सरकार गिर जाएगी और फिर मध्यावधि चुनाव होगा। तो जो हिंदू मुस्लिम का खेला खेला जा रहा है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने का काम करने का संदेश हिंदुओं के निचले स्तर तक पहुंचाया जाएगा। मुसलमानों को इस देश से निकाल बाहर करने का जो अभियान 2019 में CAA NRC के तहत चलाया गया और वह फ्लॉप हो गया, उसे फिर से ला करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जाएगा और अगर ऐसा किया जाएगा तो हमारी अकेले की सरकार बन जाएगी और हम फिर से 300 सीटें पा लेंगे मध्यावधि चुनाव में। तो दोनों तरफ, या यूं कहें दोनों हाथ में लड्डू हैं। वक्फ बोर्ड पास हो गया तो मुस्लिमों की प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, आरएसएस की हो जाएगी, और अगर गिर गया, सरकार गिर जाती है तो फिर से मध्यावधि चुनाव होगा और मध्यावधि चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके मुसलमानों को खलनायक बना करके राहुल गांधी को देशद्रोही बता करके इंडिया गठबंधन को देशद्रोही गद्दार बता करके हम फिर से फतह कर लेंगे और फिर 5 साल तक हमारी सरकार को कोई नहीं डिगा सकेगा। लेकिन यह तो हुआ ख्याली पुलाव, इसे शेख चिल्लीपन भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत
अभी एक दिन पहले यानी कल नागपुर में मिले हैं। नागपुर में गुफ्तगू हुई है, हालांकि बंद कमरे में गुफ्तगू नहीं हुई है। आमने सामने पब्लिक के सामने या यूं कहें मीडिया के सामने, कैमरे के सामने मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से आरएसएस का एक बड़ा पदाधिकारी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि अक्टूबर में विजयदशमी के दिन बड़ा धमाका होने वाला है, उससे यही संदेश जा रहा है कि विजयदशमी अक्टूबर में पड़ने वाली है और उस दिन हिंदू राष्ट्र भारत बन जाएगा, यही बड़ा धमाका होगा। नरेंद्र मोदी नागपुर से बैरंग नहीं लौटे हैं, अपनी शर्तें मनवा करके लौटे हैं और आरएसएस ने भी अपने शर्तें मनवा ली हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अब सिर्फ मोदी और शाह की मर्जी से नहीं बनेगा, बल्कि आरएसएस और बीजेपी की मर्जी से बनेगा। और हो सकता है कि आरएसएस अपने कैडर से ही किसी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि वह संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना करके अपने हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान लेने की तैयारी कर चुका है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, इस पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ निश्चित नहीं हो पाया कि आरएसएस कैडर का बीजेपी अध्यक्ष होगा या फिर मोदी शाह की मर्जी से किसी भी XYZ को नियुक्त कर दिया जाएगा, जैसा कि जेपी नड्डा को किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष न सिर्फ विपक्ष से है, बल्कि अपनी मातृ संस्था, पितृ संस्था आरएसएस से भी है। आरएसएस से जो वैमनस्य है वह कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा है। ऐसा पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है कल से, जब से नरेंद्र मोदी नागपुर गए हैं और लौट करके फिर बिलासपुर होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। और अब जब संजय सिंह ने घोषणा कर दी है कि नीतीश, नायडू, पासवान और जयंत चौधरी ने अल्टीमेटम दे दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन मोदी और शाह राजनीति के पक्के और शातिर खिलाड़ी हैं। यह नीतीश, नायडू की बंदर घुड़कियों पर वक्फ बिल को नहीं रद्द करेंगे और उसे पेश करके ही रहेंगे, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। तो हमें लगता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आ बैल मुझे मार, इस बात को नरेंद्र मोदी चरितार्थ करने जा रहे हैं। अगर वक्फ बिल बोर्ड में कामयाबी मिल जाती है तो मुसलमानों की संपत्ति अपनी होगी, आरएसएस की हो। नहीं कामयाबी मिलती है, सरकार गिरती है, तो फिर से मध्यावधि चुनाव होगा। और जो खेला आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं कर सकी थी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया था, वह मध्यावधि चुनाव में साथ देगा। और आरएसएस के प्रचारक और आरएसएस के स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का फिर से प्रचार करेंगे, वैसे जैसे 2014 और 19 में किया था। तो पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी रणनीति के तहत सियासत की गोटियां बिछाई गई हैं और उसी ढंग से चौसर का खेल खेला भी जा रहा है। इसमें बाजी नीतीश कुमार, नायडू और पासवान और जयंत चौधरी जीतेंगे या नरेंद्र मोदी जीत लेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से
संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर बिल पेश किया गया तो सरकार गिर जाएगी, और उसके बाद उन्होंने वजह भी बता दिया। तो आज यह देश नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है कि किस किस से दुश्मनी निभाओगे। ओबीसी से दुश्मनी आप निभा रहे हो कि उनकी गणना तक नहीं कराना चाहते हो, उनका हक अधिकार नहीं देना चाहते हो, उन्हें आरक्षण नहीं देना चाहते हो, और ईबीएस कोटा ला करके सवर्णों की भागीदारी आरक्षण में कर देते हो। आरएसएस ने से नहीं पट रही है, और तो और अपने सहयोगी दलों से नहीं पट रही है। तो क्या होने वाला है राजनीति में? जब किसी शासक तानाशाह की बुद्धि भ्रष्ट होती है तब वह ऊट पटांग की हरकतें करने लगता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी का विनाश काल, अवसान काल आ गया है। नरेंद्र मोदी को नागपुर में शायद हड़काया गया है कि इसी आने वाले 17 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो जाएंगे तो उन्हें राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास का मतलब कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। मार्गदर्शक मंडल का मतलब कि वह बुढ़ौती जी ले, लेकिन राजनीति में सक्रिय रूप से कोई भागीदारी नहीं होगी। वैसे जैसे आडवाणी, जोशी और तमाम नेताओं की हो रही है, चाहे अरुण शौरी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो। हम समझते हैं कि 20-25 बड़े नेता मार्गदर्शक मंडल में 2014 में नियम बना करके नरेंद्र मोदी ने डाला था, तो उस नियम के तहत आरएसएस भी उन्हें 17 सितंबर को मार्गदर्शक मंडल में डालना चाहता है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने इससे मना किया, तो जो बंद कमरे में मीटिंग होने वाली थी वह मीटिंग नहीं हुई, और दोनों के बीच, भागवत और मोदी के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई और कोई भी समझौता नहीं हो पाया। तो आरएसएस का क्या गेम प्लान है उसने खुल करके तो नहीं कहा। संकेतों की भाषा में, प्रतीकों की भाषा में जरूर बता दिया आरएसएस ने कि अक्टूबर में जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे तो बड़ा धमाका होगा। लेकिन यह नहीं कहा कि 17 सितंबर 2025 से धमाके आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से, जिस दिशा में राजनीति जा रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और शाह रणनीतियां बना करके राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और न सिर्फ अल्पसंख्यकों को नाराज कर रहे हैं, बहुसंख्यक ओबीसी को भी नाराज कर रहे हैं, अपने सहयोगियों, अपने घटक दलों को नाराज कर रहे हैं। आरएसएस तो पहले से नाराज बैठा। अभी तक आरएसएस चाहता था भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उसका हो, लेकिन अब उसकी 2 मांगे हो गई हैं, अध्यक्ष भी हो और प्राइम मिनिस्टर भी उसका। प्राइम मिनिस्टर के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम संघ उछालना चाहता है। फडणवीस एक युवा हस्ताक्षर हैं, विदेश के पढ़े हैं, अच्छी अंग्रेजी आती है, बड़े कूटनीतिकार और रणनीतिकार और बड़े नेता हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। जब गुजरात का मुख्यमंत्री आकर के 11 साल तक केंद्र की बागडोर संभाल सकता है, तो संघ का मानना है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री फडणवीस क्यों नहीं सत्ता में आ सकता है केंद्र की। लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह
को अपनी धरती हिलती हुई नजर आ रही, भूकंप चारों तरफ से नजर आ रहे हैं। इस भूकंप में नरेंद्र मोदी की सियासत, अमित शाह की सियासत बचेगी या फिर इन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा या फिर झोला उठा करके गुजरात की ओर रुख करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।